केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा लेक्चर है? चलिए कोई बात नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? तो इसमें तो डायरेक्शन शिफ्टिंग का पता चल गया है ना। अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? यस। और डिक्रीज करेंगे तो? और जहाँ पे डेल्टा एन जी 0 है वहाँ पे नो इफेक्ट। ओके, अब हेडिंग बनाइए, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का दो केस है। केस ए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्या क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो भाई भी यहाँ पे 2 लीटर है और टी मान लीजिएगा 700 केल्विन है, ठीक है ना। तो आपको नहीं लगता है कि सर भी एंड टी कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज हो जाएगा? और यहाँ पे भी ध्यान से समझना है सबको, एवरीवन। केल्विन। लेट अस सपोज यहाँ पे सिर्फ अभी गैस ए है और इसका नंबर ऑफ मोल 2 है। अब प्रेशर यहाँ का 3 atm था, ठीक है एवरीवन। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि बी को भी ऐड कर दिए, तो अब यहाँ पे ए और बी दोनों हो गया। अब यहाँ पे टोटल प्रेशर हो गया टोटल 5 atm। तो भाई अब यहाँ पे टोटल, और ए और बी आपस में रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो 2 atm है वो किसने आकर डेवलप किया? और बी के आने से ए का नंबर ऑफ मोल पे कोई फर्क पड़ा? तो भाई ए का नंबर ऑफ मोल पे जब फर्क ही नहीं पड़ा तो प्रेशर ऑफ ए के लिए अभी हम लोग क्या लिखे गए? NaRT/V। टी भी वही है, भी है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ ए भी वही है। तो उसके पार्शियल प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ा? सर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो किसी गैस को अगर एक्स्ट्रा ऐड भी करते हैं जो कि नॉन रिएक्टिंग विथ ए है, तो ए के पार्शियल प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभी भी पार्शियल प्रेशर इनिशियल में अगर ए का इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर 3 atm है तो फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी अभी 3 atm ही रहेगा। करेक्ट एवरीवन? लेकिन वी एंड टी कांस्टेंट। हाँ, टोटल प्रेशर बढ़ गया, टोटल प्रेशर बढ़ गया, करेक्ट। बट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आया सबको? चलिए, इसको हटाएं। समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे रिजिड कंटेनर है तो रिजिड कंटेनर करने के बाद भी कांस्टेंट और टी कांस्टेंट किए हुए हैं। और यहाँ पे आप जल्दी से आइए स्टूडेंट।
एंड वी आर ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। मान लीजिए इसका नंबर ऑफ मोल Na है, इसका नंबर ऑफ मोल Nb है, इसका नंबर ऑफ मोल Nc है। तो Kp के लिए क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ C और डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ A, करेक्ट? बिफोर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट दिस कंडीशन, after addition of inert gas, after addition of inert gas total number of mole, no doubt Na plus Nb अब प्लस Nc अब प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ इनर्ट गैस है, बट मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल से भाई क्या लेना है? आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के लिए मान लेते हैं, अगर आप सोचते भी हैं कि हो सकता है कि आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस Kp ना रख के Qp हो गया, और आप ये सोच रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एक एडस बना दिए, इसको बीडस बना दिए, इसको सीडस बना दिए और इसको एडस बना दिए, बट भाई पी ए इक्वल टू नहीं रहता है, पी ए इक्वल टू पी ए डैश रहेगा। क्या पार्शियल प्रेशर ए का चेंज होगा? अभी तो जस्ट मैंने बताया था पी बी इक्वल टू पी बी डैश रहेगा, अब पी सी इक्वल टू पी सी डैश रहेगा। मतलब at constant volume and temperature before addition of inert gas and after addition of inert gas, partial pressure of individual A, B and C at equilibrium point will not change। जब चेंज ही नहीं करेगा तो क्या राइट हैंड साइड का क्वांटिटी चेंज हुआ जो पहले Kp के बराबर था? इसका मतलब नहीं लगता कि इस केस में भी Qp जो हम लोग इमेजिन कर रहे थे वो Qp Kp के बराबर है इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद? इसका मतलब व्हाट द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम? सर देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट? क्योंकि Qp जब तक Qp Kp राइट हैंड साइड का क्वांटिटी है, Qp अगर Kp से बड़ा या छोटा जब तक नहीं होगा तब तक कोई शिफ्टिंग का सवाल ही नहीं है, जहां पे है वहीं पे रहेगा, राइट? तो फर्क किस पे पड़ेगा? टोटल प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, टोटल प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, बट पार्शियल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों बात मैं एक साथ बोल रहा हूँ। इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर और इंडिविजुअल का कॉन्सेंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिविजुअल के कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जितना मोल पहले था उतना ही मोल बाद में भी रहेगा ए का। और नंबर ऑफ मोल बाय टोटल वॉल्यूम इज द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, राइट? दिस इज द वजह कंक्लूजन इज दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर before addition or after addition equilibrium point will not change. After addition of inert gas equilibrium point will not change until unless temperature should also not change। क्योंकि इसलिए मैं दोनों इस कंडीशन के रेफरेंस में मैं बात करूंगा। समझ गए ना एवरीवन? तो कंक्लूजन लिखिए तो, since partial pressure of individual gas will not going to change at constant volume and temperature after addition of inert gas, after addition of inert gas, yes, since since partial pressure of individual will not going to change at constant volume and temperature after addition of inert gas, after addition of inert gas therefore equilibrium point is not changing or equilibrium point will not shifted at this condition। मतलब तो बहुत आसान लाइफ हो गया ना। अब वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है और लेकिन ए में बात कर रहा हूँ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के लिए, राइट? ठीक है ना एवरीवन? तो यहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो है या डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू जीरो, उससे क्या लेना है? जब डेल्टा जनरलाइज हो गया फॉर ऑल सिचुएशन
इसका मतलब यहाँ पे तो देखने का रिक्वायरमेंट भी ही नहीं है कि डेल्टा एन जी पे भी बात करें। यहाँ पे डेल्टा एन जी पे कोई बात करने का रिक्वायरमेंट है एवरीवन? चलिए हाँ, अब यहाँ पे रोशन कुमार का एक क्वेश्चन है सर। अब रोशन, ये बढ़िया बात है, ऐसे ही पूछा करो, अच्छा लगा कि तुम क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन है कि सर, आप तो बोल के निकल रहे थे, लेकिन डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टोटल प्रेशर, और आप टोटल प्रेशर बोल के फंस गए। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टोटल प्रेशर, तो जब टोटल प्रेशर बढ़ा तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ गया, राइट? बट भाई पूरा बात नहीं सुने। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर बढ़ गया तो पार्शियल प्रेशर के लिए ये तो लिखेंगे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। अब मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। जिस प्रोपोर्शन में ए बढ़ा उसी प्रोपोर्शन में ए घट गया है। क्या मोल फ्रैक्शन वही रहेगा पहले वाला, या मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, देख ही लेते हैं। सबसे बढ़िया है, एक कहावत है ना हिंदी में, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम देते हैं फिजिक्स का बनाएगा ही, अगर चैप्टर पढ़ लिया तो। टोटल प्रेशर इक्वल टू कितना होगा आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस? सर Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस एडिशन नंबर ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, R और T बाई V लिखें। यहाँ पे पुट कर लेते हैं। करेक्ट। और इसका वैल्यू क्या पुट करें? इसका नंबर ऑफ मोल तो चेंज नहीं होता ना, क्योंकि रिएक्शन नहीं कर रहा था, राइट? मैं उसी मोमेंट का बात कर रहा हूँ जिस मोमेंट पे हम लोग ऐड कर दिए थे, ऑल ऑफ सडन ऐड कर दिए। तो Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस N इनर्ट, Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस N इनर्ट और डिवाइड बाई RT बाई V, ये और आपस में। तो जिस प्रोपोर्शन में टोटल प्रेशर बढ़ा उसी प्रोपोर्शन में पार्शियल मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल का कम हो गया और कट कुट के वही रहा। लास्ट में बचा क्या? Na/RT बाई V, करेक्ट ना? और यही तो PA था, समझे एवरीवन? अब तो ट्रस्ट हो गया कि टोटल प्रेशर बढ़ गया है तो डाल्टन के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए था, तो बढ़ गया, टोटल प्रेशर बढ़ा, बट उसी प्रोपोर्शन जितना टाइम से बढ़ा उतना ही टाइम से इंडिविजुअल का मोल फ्रैक्शन कम हो गया, करेक्ट? क्योंकि जब अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इस टोटल मोल में इनर्ट गैस को भी लेंगे। चलिए सेकंड केस, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसको लिख लेना है, इतना मैंने से प्रूफ किए हैं, ठीक है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। भाई आईआईटी का बहुत फेवरेट पार्ट है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, क्वेश्चन बैंक में देखना बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड है। और जो क्रैश कोर्स के कुछ बच्चे हैं जो कि सीड वाली के लिए कुछ पूछते रहते हैं, तो मैं आई विल सजेस्ट यू कि जेई मेन का जो क्वेश्चन बैंक है तो प्रीवियस ईयर का ओनली वन ऑप्शन का जेई मेन का जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, आने का बहुत चांस रहेगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। अब आपने कांस्टेंट क्या किया? तो जब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं, इसका मतलब अब आपका जो कंटेनर है वो रिजिड कंटेनर नहीं है जिसका बाउंड्री कम और ज़्यादा हो सकता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे इसको इमेजिन करने के लिए मान लेते हैं, आपके सामने मैं एक एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए, PCl5
कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2, राइट। अरे बिल्कुल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और इस पर कोई वेट नहीं रखे हुए हैं, और वेटलेस भी है, मासलेस भी है और वेटलेस भी है, लाइट पिस्टन है। तो अभी टोटल प्रेशर कितना है आपको समझाने के लिए, अगर ऐसा एटमॉस्फेयर अगर मैं बना दिया हूँ तो अभी टोटल प्रेशर 1 atm के बराबर है, करेक्ट ना एवरीवन। अब इसमें मोल कम और ज़्यादा भी करते, मोल अगर ज़्यादा भी करते हैं तो नहीं था पिस्टन ऊपर जाके फिर से 1 atm ही कर देगा प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट रहना है, राइट। चेंज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, राइट। चलिए मैं एक ही क्वेश्चन ले हूँ, पहले आप लोग से का इंट्यूशन जान लेते हैं। अच्छा, अगर इसमें एडिशन ऑफ इनर्ट गैस डालेंगे तो इनर्ट गैस डालने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहिए, ऐसे ही थोड़ा गेस कीजिए तो। T=0 पे इसका मान लेते हैं N1, इसका मान लेते हैं N2 और इसका मान लेते हैं N3, सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बिफोर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, करेक्ट ना। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो Kp के लिए क्या लिख सकते हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3। अब मान लेते हैं टोटल प्रेशर है P0, ये हो गया प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 लिखते जाइएगा तभी समझ में आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 सर N2 बाई यहाँ देखिए, जब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हम लोग किसी मोमेंट पे भी हम लोग डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो आकर पिस्टन शांत है, तो अभी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस नहीं किए हैं, तो जब हम लोग ओल्ड वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं तो उस मोमेंट पे क्या डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो इसका वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। एक्चुअल में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि सब जिसके लिए उस टाइम पे लगा रहे हैं सबके लिए V&T उस मोमेंट पे कांस्टेंट हो, उस मोमेंट पे सब सारे सबस्टांस का V&T कांस्टेंट हो, तो उस मोमेंट पे आप पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो PCl5 के लिए N1 प्लस N2 अब प्लस N3 इंटू P0, और Cl2 का भी तो यही रहेगा, N3 मान लेते डिफरेंट भी था, लेट अस सपोज N1 प्लस N2 अब प्लस N3 P0। चलिए, आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस का नंबर ऑफ मोल N4 है, मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ इनर्ट गैस N4। तो जब यहाँ पे हम लोग Kp लिखे हैं, Kp क्या मिला है देखिए तो, बिफोर एडिशन अगर आप Kp लिखना चाहेंगे लिखते जाइएगा एवरीवन। शायद किसी के माइंड में चल भी रहा होगा कि सर N2 और N3 तो इक्वल ही हो जाता,
इट इज़ नॉट कंपलसरी ना। हो सकता है कि जिस टाइम पे मैं टी को 0 पर शुरू किया होगा वहाँ पे PCl5 PCl3 और PCl2 अलग अलग लिया होगा, ये भी तो हो सकता है। जो कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए, तो एक तो ये कैंसिल हो गया, एक पी नोट कैंसिल हो गया, तो मेरा एक्चुअली केपी क्या था, केपी था N2 बाई N2 N3 पी नॉट और डिवाइड बाई N1 इंटू N1 प्लस N2 प्लस N3। दिस इज माई केपी राइट। और जब इनर्ट गैस को डालते हैं तो ऑल ऑफ सडन आपने ये इवेंट किया है, तो सर ये मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट करके N1 अब N1 नहीं रहेगा अगर शिफ्ट हुआ तो, बट हम लोग को तो जिस टाइम पे इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो उस टाइम का डायरेक्शन बताना है ना। तो उस मोमेंट पे तो N1 जस्ट बिफोर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एंड जस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस शिफ्ट करने तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो जस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस N1 तो N1 ही रहेगा राइट। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन डिस्टर्ब किए हैं, तो उसको मौका मिलेगा ना रीएडजस्ट करने का, या उसी टाइम पे N1 को चेंज कर दें। मान लेते हैं कि उस मोमेंट पे मेरा N1 ही रहा, अभी वो सोच रहा है शिफ्ट करने के लिए, ऐसा मान लीजिए, तो QP कितना लिखिएगा, ये था बिफोर एडिशन का सारा सिचुएशन कि मेरा KP ये है। अब QP के लिए क्या लिखिएगा, तो आपको तो फिर से ये लिखना पड़ेगा ना, प्रेशर ऑफ PCl3 प्रेशर ऑफ Cl2 और डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। यहाँ तक आइए। ये बात मैं कर रहा हूँ जस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो जस्ट आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अब क्या लिखेंगे, बोलिए। अब यहां पे एक और आ जाएगा मोल फ्रैक्शन में N4 राइट, बट प्रेशर P नॉट ही रखेंगे क्योंकि ये कंडीशन था, प्रेशर इज कीपिंग कांस्टेंट राइट। कंडीशन को तो सेटिस्फाई करते रहेंगे। N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 तो हम लोग किए क्या कि सबका मोल फ्रैक्शन को कम कर दिए और पार्शियल टोटल प्रेशर को सेम रखे, तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो सबका नहीं लेता, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर भी कम हो गया। समझे एवरीवन। आप मोल फ्रैक्शन कम कर दीजिएगा और टोटल प्रेशर सेम रखिएगा तो सबका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली कम हो जाएगा राइट। अब कट कुट के क्या आता है सर, P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया, इससे A कैंसिल हो गया, लास्ट में बचा कितना N2 N3 P नॉट N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। अब कंपेयर कीजिए अपना QP का KP के साथ, कंपेयर यस व्हेन ए कंपेयर विथ V, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ डिट्टो सेम है, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में न्यूमरेटर में इसका न्यूमरेटर बड़ा हो गया, उसका छोटा है राइट, तो KP बड़ा है मतलब QP लेस देन KP हो गया करेक्ट। QP तो एक्चुअल में यहाँ पे बच्चों को डाउट क्या होता है, जनरली उनके दिमाग में क्या आता है कि नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो गया तो नंबर ऑफ मोल कम करेंगे, नंबर ऑफ गैसेस मोल ज़्यादा हो गया तो नंबर ऑफ गैसेस मोल कम कर देते हैं और रिएक्शन को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली में अगर मैं नहीं पढ़ाता तो एक दिमाग में स्यूडो क्या कॉन्फिडेंस क्या आता कि अगर ओके इनर्ट गैस से नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो गया तो नंबर ऑफ मोल जिस डायरेक्शन में कम होगा उधर जाएंगे राइट। यहाँ पे उल्टा हो रहा है राइट, यहाँ पे उल्टा हुआ है, तो एक्चुअल में यहाँ पे QP लेस देन KP है क्योंकि एक केस प्रेशर ज़्यादा कम, इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं प्रेशर ज़्यादा और कम का,
उसमें एडिशन ऑफ इनर्ट गैस नहीं था, उसमें बस वॉल्यूम को कम ज़्यादा करके ऐसा कर रहे थे। यहाँ पे जो काम किए हैं वो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का सिस्टम है। तो इस केस में रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम वेयर टू वेयर, फॉर दिस एग्जाम्पल ओनली लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है फ्रॉम माई साइड कंक्लूजन ये रहेगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर, सुन लीजिए फिर लिखिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिस डायरेक्शन वी गेट मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ पे वही सिखाया गया, राइट। यस, मैं लिखवा भी दूंगा। मतलब यहाँ से ऑब्जर्व क्या हुआ कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड किया वेदांत, और सही से देखिएगा तो रिएक्शन को प्रोसीड किधर करना चाहिए इस कंडीशन के लिए, राइट टू लेफ्ट। बट राइट टू लेफ्ट तो जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम होगा या ज़्यादा होगा? नहीं, इसका कम होगा ना, बट ओवरऑल मिक्सचर का तो ज़्यादा होगा। इस रिएक्शन का नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस ज़्यादा होना शुरू होगा, राइट। भाई यहाँ पे इसका 1 मोल टूट कर इधर जाता है तो इधर 2 मोल बनता है, मतलब 1 मोल ज़्यादा बन रहा है। इसका मतलब है कि इन दिस केस पार्टिकुलरली एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करते हैं तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन इन विच वी गेट मोर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस, करेक्ट। ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन के जैसा लगता है कि मोल ऐड कर रहे हैं इनर्ट गैस का, गैसेस सब्सटेंस का, और इसमें और मोल बढ़ रहा है, बट उपाय नहीं है। तो मैथमेटिकल प्रूफ है आपके सामने, राइट। और आपको एग्जाम में भी यही लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने प्रूफ कर दिया हूँ कि QP लेस हो गया है, करेक्ट। बट ये स्टेटमेंट किसके लिए रहेगा? ये स्टेटमेंट रहेगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक इससे पहले भी पढ़ाया था इंक्रीज ऑफ प्रेशर और डिक्रीज ऑफ प्रेशर, बट उसमें एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की बात नहीं था, तो वहाँ पे जो सिखाए हैं वो बोलिएगा, राइट। और अभी भी नहीं लगता है कि एक्चुअल में जो हम लोग कंक्लूजन देंगे, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ आप देखो कहीं पे हेडिंग होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कोई डेरिवेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस के लिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, ये जस्ट एक सीक्वेंस के लिए रखता हूँ कि हाँ इसके बाद क्या पढ़ाना है। तो एक्चुअल में डेरिवेशन करने के पीछे क्या है, ली चैटर्जी प्रिंसिपल के पीछे व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड ली चैटर्जी प्रिंसिपल QP एंड KP, राइट। तो वहाँ से प्रूफ करके दिखा दिए। अब ऐसे लिखवाए तो ट्रस्ट नहीं करते, बट यहाँ के बाद तो आपको करना ही पड़ेगा ना, मेरा क्या उपाय ही नहीं है, करेक्ट। और इस केस में अगर डेल्टा NG 0 हो जाए तो फिर क्या बोलिएगा, तो भाई डेल्टा NG 0 रहता, तो यहाँ देखिए डेल्टा NG 0 रहता ना तो ये वाला टर्म आता ही नहीं, करेक्ट। ये आता टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल आता ही नहीं। जब टोटल नंबर ऑफ मोल नहीं आता तो QP भी लिखते तो KP के बराबर नहीं आता, राइट। इसका मतलब इस केस में ऑल्सो इफ डेल्टा NG 0 देन ऑल्सो अगेन नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, करेक्ट ना। ये एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट कांस्टेंट प्रेशर पे कब नजर आ रहा है, जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। लिखिए कंक्लूजन इज दैट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन, at constant pressure and temperature equilibrium shift in that direction by addition of inert gas, equilibrium will shift in that direction by addition of inert gas in which we get more number of mole of gaseous substance, Yes. By addition of inert gas, equilibrium point will shift in that direction in which we get more number of mole of gaseous substance.
in which we get more number of mole of gaseous substance. Correct? इसमें नोट करके एक और लिख लीजिए, अगर डेल्टा एन जीरो रहेगा तो मोर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस किसी भी डायरेक्शन में जाने से सेम ही रहेगा ऑल द टाइम, राइट? इफ डेल्टा एन जी इज जीरो देन देर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट by addition of inert gas at constant pressure. बट भाई डेल्टा एन जीरो पे तो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए तो सबसे बढ़िया है, डेल्टा एन जीरो या ना हो, चेंज ही नहीं होगा, राइट? ये हो गया। अब कुछ एग्जांपल का आप आंसर दे दीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। SO2 plus half O2 gas. This reaction is already, let us suppose this reaction is already at equilibrium point. अगर इनर्ट गैस का एडिशन करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस at constant pressure, then in which direction equilibrium point will shift? Backward. Very good. Right to left, backward direction में, समझ गए? ये ऑब्जेक्टिव आने का बहुत प्रबल संभावना रहेगा एवरीवन। इसलिए मैं तो बोलूँगा कि खास करके बाकी का आप एकदम शॉर्ट नोट्स टाइप का लिखिएगा, लिटरेरी प्रिंसिपल का की पॉइंट, इसका सिर्फ थोड़ा डेरिवेशन भी रख लीजिएगा कॉर्नर में शॉर्ट नोट्स में, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स के टाइम पे भी ये बात दिमाग में कॉन्फिडेंस दे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, हो गया ना? एक और एग्जांपल पे बात कीजिए। H2 गैस अब प्लस I2 गैस कन्वर्टेड इनटू 2HI गैस by addition of inert gas at constant pressure and temperature, equilibrium point will shift. लिख लीजिए, no effect on equilibrium point by addition, पूरा बात लिख लीजिएगा, addition of inert gas at what? At constant pressure and temperature, समझ गए? हो गया ना एवरीवन? चलिए अब लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहला बात सर, टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टेम्परेचर चेंज करने से तो मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही चेंज हो जाएगा। कौन? पहले राइट हैंड साइड का क्वांटिटी चेंज हो रहा था, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा, राइट? पहले क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन रहा था या नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा था, और वो अपने आप को जैसे तैसे एडजस्ट करके उसके बराबर हो रहा था। अभी क्या हो रहा है? अभी नहीं तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही बिल्कुल हिल गया, चेंज हो गया। तो भाई यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, बट उससे पहले शॉर्टकट पहले देख लेते हैं। तो ली चेटरे प्रिंसिपल किस पे काम करता है? न्यूटन थर्ड लॉ। अब जैसा कीजिएगा उसका उल्टा करेगा, राइट?
तो भाई मान लेते हैं कि मेरा यहाँ देखिएगा रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और आपको पता है यहाँ इस रिएक्शन के सामने जो डेल्टा एच लिखते हैं वो किसका डेल्टा एच लिखते हैं, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का लिखते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, ये यहाँ पे रहता है वो इससे इसकी तरफ का रहता है डेल्टा एच, राइट। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, करेक्ट। तो भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन इंडोथर्मिक। अब बताइए, अगर आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं कि जिस कंटेनर में हो रहा है उसके चारों तरफ आप आइस क्यूब लगा दिए, मतलब टेम्परेचर एनर्जी कम करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर कम करना चाह रहे हैं, राइट। तो बाय एक्सटर्नली आप टेम्परेचर को कम करना चाह रहे हैं, तो रिएक्शन क्या करेगा, क्या वो भी टेम्परेचर कम करने में सपोर्ट करेगा या वो टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, राइट, माहौल को गर्म करने के लिए। समझे मेरी बात को। इसका मतलब एक्सटर्नली आप टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो रिएक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा बाय मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, राइट। और अगर आप बाहर से टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को कम करना चाहेगा और रिएक्शन को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, दैट्स व्हाई कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, राइट, और टेम्परेचर को कम करे, करेक्ट ना। तो इसमें इसका ये हो गया शॉर्टकट ट्रिक, करेक्ट। इसका मतलब है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन ही एक्सोथर्मिक रहेगा, मैं समझाने के लिए इस एग्जांपल में ले लिया, राइट। तो पहला केस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट। ओलंपिक में लगता है एक और मेडल आने का चांस है, नहीं। चलिए, तो वही तो बहुत बड़ा खुशखबरी है, नहीं, बहुत अच्छी बात है। कल मुझसे एक स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ते हैं, मिलने आया है, नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेलते हैं, और बड़ा लग भी रहा था कि हाँ बिल्कुल बैडमिंटन खेलने वाला खिलाड़ी हैं, 11th क्लास में पढ़ भी रहे हैं। मतलब आज के डेट में तो वही है ना, हम लोग जैसे गेम को कितना सीरियसली लेते हैं, पढ़ने वाला बच्चा से नहीं हो पाता है। मतलब मैं नहीं, आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप गेम खेलना स्टार्ट कर दीजिए, वो फर्स्ट डे 1 से ही होता है जुनून। तो करना है तो वही काम करना है, अदरवाइज कोई काम नहीं करना है, राइट। सब कुछ का एक कोर्स है भाई, सिलेबस है, चलते फिरते नहीं होगा चलो 2 हाथ से रैकेट खेल लेते हैं, वो तो हुआ जस्ट लाइक इंटरटेनमेंट। और वो है पैसन, अपना पैसन, और एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपको पढ़ने में मन लग रहा है, आप IIT बनना चाहते हैं, वो भी सही है। सब लोग अपना अपना भगवान डिजर्व करके दें, तुम्हारा एक करियर का काम है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट। यहाँ नहीं बोलेंगे, इस केस में फॉरवर्ड ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और रिएक्शन भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, देन इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, बोलिए यस, ये बात बोलना जनरलाइज है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। कि मुझे नहीं पता है ना कि हर रिएक्शन का एंडोथर्मिक डायरेक्शन फॉरवर्ड रहेगा या बैकवर्ड रहेगा, करेक्ट। तो ज़्यादा बेटर है ये बोलिए, करेक्ट ना। एंड इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम पॉइंट will shift in the direction of
बोलिए। एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, हो गया ना। चलिए नहीं तो जनरली कोई भी डिसोसिएशन रिएक्शन जिसमें चीज़ों को तोड़ना पड़ रहा है तो डिसोसिएशन का डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होना चाहिए इन जनरल। किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं तो इन जनरल तोड़ने के लिए कुछ समय अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट अगर क्लोज कंटेनर में है और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, इसका एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सा है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? फॉरवर्ड। तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन कौन सा होगा स्टूडेंट? और होना पर चाहिए बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में एसिड बेस रिएक्शन है, करेक्ट। चलिए तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रिएक्शन किधर जाएगा? इस एग्जांपल के लिए टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर कम करेगा ना। हाँ तो लेफ्ट से राइट, वेरी गुड, लेफ्ट से राइट, फॉरवर्ड, करेक्ट। और टेम्परेचर घटाते हैं तो किधर जाएगा? एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, राइट से लेफ्ट, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट है। हो गया ना। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लिखिए वांड ऑफ इक्वेशन। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली एक मुझे इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा, हालांकि वो इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स में मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाऊँगा। इसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। समझ गए स्टूडेंट? और ये आर्हेनियस का इक्वेशन रेट कांस्टेंट के लिए दिया गया था, जहाँ पे के है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ए है आर्हेनियस कांस्टेंट। बाद में इसका एक्चुअल मीनिंग समझाऊंगा, दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट अभी बस इतना जानिए कि फॉर ए गिवन रिएक्शन ए कांस्टेंट रहता है, बट रिएक्शन अगर डिफरेंट रिएक्शन के लिए ए का वैल्यू डिफरेंट रहेगा, बट उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। और फिर भी थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो बहुत डेप्थ का बात है, बाद में पढ़ा देंगे आपको, उसमें पूरा एक क्लास ही लेता हूँ, कंप्लीट 2 आवर। तो एक्चुअल में के रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। रिएक्शन होने के लिए बहुत सारा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता रहता है, बट ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। उसमें कुछ इफेक्टिव रहता है और कुछ इनइफेक्टिव रहता है, और जो इनइफेक्टिव रहता है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग कुछ या तो एनर्जी बैरियर कम कर देंगे और नहीं तो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा दे देंगे। तो अभी उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी बस इतना जाने कि ये आर्हेनियस इक्वेशन है, करेक्ट। कौन सा? आर्हेनियस इक्वेशन। तो उन्होंने बस रेट कांस्टेंट दिया। अब इन्होंने क्या किया कि उन्हीं के इक्वेशन का फ़ायदा उठाया और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। के एफ मतलब रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए एफ ई टू द पावर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बाई आर टी, करेक्ट। और रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, तब क्या लिखिएगा? ए आर ई टू द पावर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स या बैकवर्ड।
बाई आर टी, ठीक है ना। और के एफ बाई के बी, इसी को तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, करेक्ट एवरीवन। के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ए एफ बाई ए बी, ई टू द पावर, बोलिए डिवाइड करने से क्या होगा एवरीवन, जो कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन ले लीजिए। 1 माइनस 1 बाई आर टी को अगर 1 बाई आर टी है, अगर माइनस 1 बाई आर टी कॉमन लेते हैं तो क्या लिखिएगा, ई ए एफ माइनस ई ए बी। और कांस्टेंट बाई कांस्टेंट का रेशियो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टिंग सब्सटेंस आर है, करेक्ट। तो ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टिंग सब्सटेंस से मेजर करते हैं अप टू पीक। तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। और ये क्या रहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। और भाई इसके बीच का गैप को ही तो डेल्टा एच बोलते हैं एवरीवन, करेक्ट, याद है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का गैप। तो भाई जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का गैप है वही ना था कि ये गैप ही एक्चुअल में इन दोनों के बीच का गैप है। इसका डिफरेंस ई ए एफ और ई ए बी के बीच का डिफरेंस, अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का डिफरेंस डिफरेंट है या सेम है। तो डेल्टा एच होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, करेक्ट। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रट जाना है। तो यहाँ पे आपका डेल्टा एच निगेटिव है या पॉजिटिव है, भाई पॉजिटिव, निगेटिव है, एक कम है। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब बाहर से देना पड़ता है, चाहे राइट टू लेफ्ट जाना हो या लेफ्ट से राइट जाना हो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज इंडोथर्मिक सेंस, राइट। तो एक कम है या ज़्यादा है इस गिवन डायग्राम में, तो ये निगेटिव रहेगा, होना भी चाहिए था। तो एक्चुअल में इस इक्वेशन को हम बोलते हैं के ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, करेक्ट है एवरीवन। यहाँ तक आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रुकना है। व्हाट द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट हो। तो कैटलिस्ट डालने से क्या कम हो जाता है, कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन ही कम हो जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होकर, यहाँ चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, और कैटलिस्ट का यूज़ किए और एक्टिवेशन जी कम हो गया इतना अमाउंट से, राइट। वो सिर्फ फॉरवर्ड का कम हुआ, बैकवर्ड का, या दोनों का उतना अमाउंट से कम हो गया। तो दोनों का कम होने से जब आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ई ए एक्टिवेशन जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिफरेंस पे कोई फर्क पड़ा, और नहीं पड़ा तो क्या डेल्टा एच पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब एक और ऑब्जेक्टिव बन गया, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, राइट। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज, तो लिखिए एक पॉइंट बनाई तो, आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी of forward and backward direction will be changing but by same amount. After addition of
Yes, after addition of catalyst, activation energy of forward and backward reaction are changing but by same amount. This is the reason catalyst will not change enthalpy of reaction. It means there is no effect of catalyst on equilibrium constant. It means there is no effect of catalyst on equilibrium constant according to Van der Waals equation. इस इक्वेशन का नाम क्या है? दिस इज द Van der Waals इक्वेशन, ठीक है? हो गया ना? अब यहाँ बोलना है इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? ए, यहाँ देखिए ए पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एच पर डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट के? टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट के? टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन के? सबको बोलना है भाई, 1 2 20 तो क्लास में नहीं है। चलिए, डिक्रीजेज या इंक्रीजेज? चलिए, ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग। आपको बोलना चाहिए था सर इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ डेल्टा एच। इट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ डेल्टा एच। एग्री है तो हाँ बोलना है। मतलब हम लोग डेल्टा एच के साइन को ही भूल गए। मतलब कुछ भी क्वेश्चन है तो उसको सोचेंगे ना कि क्या इफेक्ट आएगा। इसका मतलब जो आप जिसने इंक्रीज बोला उसने डेल्टा एच के साइन को पॉजिटिव लिया, राइट? और जिसने डिक्रीज बोला उसने डेल्टा एच के साइन को निगेटिव ले लिया। और कुछ लोग तो सोचेंगे टी इंक्रीज हो रहा है तो चलो इंक्रीज बोल देते हैं। यहाँ देखिए, अब इसका 2 केस बनाएंगे। इफ डेल्टा एच इज निगेटिव, डेल्टा एच अगर भाई निगेटिव है, पहले पॉजिटिव से ही शुरू करते हैं। पॉजिटिव है मतलब मेरा डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडोथर्मिक है, राइट? यहाँ जो डेल्टा एच लेते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का डेल्टा एच लेते हैं। कौन सा डायरेक्शन का? फॉरवर्ड डायरेक्शन का, ठीक है? तो के अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो के के लिए यही लिखेंगे ना, के। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? करेक्ट। और यहाँ देखना है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक क्वांटिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और एक क्वांटिटी कम होगा तो एक क्वांटिटी भी तो कम होगा, और एक क्वांटिटी कम होगा तो पूरा क्वांटिटी ज़्यादा होगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, राइट? टेम्परेचर बढ़ाते ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इस केस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज मतलब वो जो के था वो के बढ़ गया तो राइट हैंड साइड वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? क्यू बन जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग के ग्रेटर देन क्यू हो गया। पहले हम लोग क्यू ग्रेटर देन के बोलते रहते थे, अब यहाँ पे के ही बढ़ गया है तो के ग्रेटर देन ऑटोमेटिक क्यू हो जाएगा। तो बाकी किसकी तरफ एडजस्ट होगा जाएगा रिएक्शन डिसाइड कर लेंगे। और लास्टली शॉर्टकट ट्रिक तो पढ़ा दिया ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो, इंडोथर्मिक डायरेक्शन में। एनीवे, इस केस में टेम्परेचर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिक्रीज है, राइट? लास्ट में अगर डेल्टा एच निगेटिव, तो डेल्टा एच निगेटिव है तो क्या जैसे यहाँ पे करते थे ए बाई दिस, वो कहानी करने का रिक्वायरमेंट है?
ये तो करते थे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, राइट। ये नहीं था कि पूरा क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है। इस कंडीशन के लिए मेरा सर्किल पॉजिटिव बन गया है, तो इसको नीचे नहीं ले जाने का रिक्वायरमेंट है, ए बाई दिस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और इस केस में टेम्परेचर इंक्रीजेज तो ये सर्किल इंक्रीजेज, ये सर्किल इंक्रीजेज तो ये सर्किल भी टेम्परेचर इंक्रीजेज तो ये सर्किल डिक्रीजेज, ये सर्किल डिक्रीजेज तो बड़ा सर्किल भी डिक्रीजेज, तो उस केस में ये पूरा क्वांटिटी डिक्रीजेज, राइट। चलिए, इसलिए आज के बाद वन ऑफ इक्वेशन में k इक्वल टू ए ई टू माइनस डेल्टा एच बाई आर टी लिखेंगे। उस केस में अगर पूछा जाएगा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा, तो सबसे पहले पूछना है व्हाट इज साइन ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट, तो हम लोग देखेंगे, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ डेल्टा एच, राइट। चलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ई, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ई, तो एल एन के इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए तो इतना लिख सकते हैं अभी 1, तो एल एन के वर्सेज 1/t या लॉग के वर्सेज 1/t का ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन 1/t का, जिसका स्लोप या तो स्लोप नेगेटिव भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन साइन ऑफ डेल्टा एच, राइट। ओके, तो 1/t वर्सेज लॉग के ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ पे 1/t अगर 0 हो गया तो 1/t 0 का मतलब हो कि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं, तो वहाँ पे डैट करेंगे डॉटेड। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा जाएगा, और यहाँ पे 1/t तो लॉग 1 बराबर रहेगा, और मैं 1/t वर्सेज, लेकिन एल एन के और लॉग के में स्लोप का डिफरेंस रहेगा, एल एन के में स्लोप रहेगा माइनस डेल्टा एच बाई आर, ये तो बात पकड़ लेंगे ना आप लोग। ये ग्राफ आया हुआ है, बहुत बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर डेल्टा एच निगेटिव है देन तब यहाँ से किधर जाएं, नीचे आए या ऊपर जाएं, ठीक है ना एवरीवन। इसका स्लोप निगेटिव भी हो सकता है और स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मान लेते हैं T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है।
क्या log K2 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 R1/T2 प्लस लॉग ए। अब फॉर ए गिवन रिएक्शन लॉग ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, फॉर ए गिवन रिवर्सेबल रिएक्शन। और लॉग K1 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच बाई 2.33 R1/T1 अब प्लस लॉग ए। इक्वेशन फर्स्ट में से अगर इक्वेशन सेकंड को माइनस करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, क्या मिलेगा? ये ग्राफ हटाए, तो log ए तो कैंसिल हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? log K2/K1, बहुत फेमस इक्वेशन है, डेल्टा एच बाई 2.33 R 1/T1 माइनस 1/T2 और T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, समझ गए? तो इसमें कितना वेरिएबल है? K1, K2, T1, T2 और डेल्टा एच, पाँच हो गया ना, 1 2 3 4 5, 5 में से 4 दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा, निकल जाएगा। एंड लास्टली कैटलिस्ट विल नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट? तो एक्सरसाइज कहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे एवरीवन? 7 तक सॉल्व कर लिए थे। तो एक्सरसाइज 8 आप लोग है वहाँ पे, देखिए तो 8 और 9 लिख लीजिए होमवर्क। एक्सरसाइज 8 और 9 भी है, 8 और 9 बना लीजिएगा, ये आपका काम रहा। तो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का थ्योरी फिनिश्ड। तो नेक्स्ट क्लास अगर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। मैंने कुछ नहीं किया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया है। तो नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास जो 11th का बचा हुआ है, शायद ये लास्ट टॉपिक ही बचा रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का, नहीं 2 टॉपिक है, एक और वॉल्यूम टाइट्रेशन भी है, राइट? बाकी तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो अलग बात है, वो तो चलते रहेगा, बट एक होता ना कि हाँ थ्योरी वाइज पूरा कवर करना है, तो आयनिक का है। समझ गए एवरीवन? और क्रैश कोर्स का स्टूडेंट आप इतना के बाद इतना देख कर जाइए।